नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। अब बिहार में भी यादवों का वोट बैंक लेने के लिए या कह सके यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी ने भी अब कसरत करनी शुरू कर दी। देखिए 2024 का आगाज हो चुका है। ये नया साल है और इस नए साल में बहुत सारी चैलेंजेस है। लोकसभा चुनाव होने हैं। बिहार में अभी तक सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझा नहीं है। यहाँ एनडीए की ओर और इंडिया की ओर तो बिल्कुल ही नहीं सुलझा है, क्योंकि आज ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी कह दिया है कि इतनी जल्दी सीटों का बंटवारा थोड़ी होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी दबाव बना रही है। नीतीश कुमार की पार्टी करे कि जल्द से जल्द कर दीजिए, डिले हो रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि इतनी जल्दी थोड़ी होता है। तो यानी कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अब ऐसे में मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कल स्वागत समारोह रखा गया है राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कल मोहन यादव दोपहर 1 बजे पटना पहुंचेंगे और उसके बाद फिर उनका अभिनंदन समारोह होगा। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या उसका असर बिहार में भी पड़ेगा? हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे लक्ष्मण यादव जी मौजूद है। बहुत स्वागत है। काफी जानकार है, सब कुछ विशेष कैसे विश्लेषण के साथ बताते हैं। आपका बहुत स्वागत है और आप दिल्ली में ही हैं। पहले बताइए, दिल्ली में ठंड कैसी है? बिहार में तो ठंड है। हाँ, दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा है। बस ये है कि कहीं कहीं से धुआं उठ रहा है। और जी। बिहार में ठंड है, लेकिन एहसास यहाँ गर्मी वाला हो रहा है। गर्माहट बिल्कुल दिख ठीक। रही है राजनीति में। बिहार का मिजाज ही राजनीतिक रूप से ऐसा रहा है कि वो थोड़ा गर्माहट लिए रहता है। गर्माहट है। देखिए, अब हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीट शेयरिंग की थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें थोड़ा समय ही देंगे आपका। सीट शेयरिंग लालू यादव ने भी आज कह दिया कि इतनी जल्दी थोड़ी होगा, यानी कि इसमें समय लगेगा। नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है कि डिले हो रहा है, देर हो रही है। यानी कि ऑल इज वेल तो नहीं है ना इंडिया में। ठीक बात है आलोक जी, ये कह सकते हैं। हालांकि मेरा मानना भी ये है कि देर तो हो रही है। सीट शेयरिंग अब तक हो जाना चाहिए। दूसरे अर्थों में कहें तो बीजेपी ने भी अभी कोई घोषित नहीं किया है कोई सीट शेयरिंग। उनका तो गठबंधन भी बहुत बड़ा है, 38 दल हैं। यहाँ चिराग और पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है, बहुत जीतन राम मांझी है। तो अक्सर चर्चा उनके सीट शेयरिंग की नहीं होती है, ये भी एक मीडिया मैनेजमेंट है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी पेच तो है, ये भी बात सही है कि थोड़ी बातचीत हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग एक साथ बैठ रहे हैं कि यूपी में सीट शेयरिंग क्या होगी। बिहार के लोग भी लगातार इस कोशिश में हैं कि सीट शेयरिंग हो जाए। तो समय भी लगता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बातचीत करने में टाइम तो लगेगा ही। जी। लेकिन आपको लगता है कि हाँ अभी समय लगेगा? लेकिन नीतीश कुमार तो बेकरार है, उनकी पार्टी जल्दबाजी में है। ठीक बात है। नीतीश कुमार जी की भूमिका देखिए पूरे गठबंधन को जोड़ने वाली रही है। शुरुआत उन्होंने की जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उसके बाद पूरे देश में घूमे, लोगों को एकजुट किया और उसके बाद पहली एक विपक्षी एकजुटता की तस्वीर भी बिहार से ही आई थी, जिसमें नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका थी। हाँ, कुछ ऊपर-नीचे चीज़ें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी ये बात समझ रही होगी कि अपने न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका का दौर है। अगर न्यूनतम सहमति नीतीश कुमार से बन रही हो और लोगों से बन रही हो, तो उनको अलग नहीं होने दिया जाए। ऐसा तालमेल बनाया जाए कि सब साथ रहें। तो कोशिश तो उन लोगों की यही होगी। बाकी अभी बड़ी देखते पार्टी हैं। को बड़ा दिल दिखाना होगा। बड़ी पार्टी को बड़ा दिल दिखाना होगा। निश्चित रूप से, और बड़ा दिल दिखाने जैसा कुछ है नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगभग 120 सीटें ऐसी हैं दक्षिण की जिसमें तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस मिलकर के बीजेपी को ऑलरेडी बहुत पीछे रखे हुए हैं। लगभग 100 से 110 सीटें वहां बीजेपी हारती है, दक्षिण और तमाम जगहों को मिला लें। लगभग 200 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस और बीजेपी का 1-to-1 फाइट होती है, मतलब आमने सामने है। तो और यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, ऐसी कुछ सीटें मिला लें तो लगभग ये 150 के ऊपर कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जहाँ ज्यादा है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए बिहार है, सीट शेयरिंग का है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा थोड़ी कहेगी कि 40 में से 20 सीटें हमें दे दीजिए। वहां बहुत होगा तो 5 से 8-10 के बीच में। उत्तर प्रदेश है आठ तो दस में उत्तर बहुत प्रदेश। ज्यादा करें सर, 17-17, 34 तो यही हिसाब खत्म हो गया। हाँ, मतलब अगर ये 4-5 सीटें बहुत है, मतलब जीतना है ना बहुत भाई। है। सीट शेयरिंग का मतलब ये थोड़े 90 तो ले लिया था विधानसभा वाले में भी, फिर देखे क्या कुछ दिक्कत। और जीते 70 लिया था, जीते थे सिर्फ 19। हाँ, 19। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो लोग भी इस बात को समझेंगे कि अंततः हमें 300 सांसद चाहिए इंडिया गठबंधन के लोगों को, और वो सांसद अपने मिजाज के लोग आएँ
इसकी कोशिश सब करेंगे, इंडिया मतलब कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी और जेडीयू, आरजेडी या सपा ये लोग भी यही कोशिश करेंगे कि हमारे सांसद ज्यादा जीतें। तो उसी को ध्यान जी, में जी, रख के ज़्यादा शेयर संगठन करेंगे। क्या है? हाँ, ये सभी अलायंस चाहते हैं। जी। अलायंस के बिना मुश्किल है। अलायंस के बिना तो डगर मुश्किल है। ये तो स्पष्ट है एकदम। डगर मुश्किल से अब मोहन यादव की एंट्री हो रही है बिहार की राजनीति में। कल मोहन यादव आएँगे, उनकी खूब आवभगत होगी, सेवा-सत्कार होगा, फूलों की बारिश की जाएगी सड़कों पर। ये दिखाया जाएगा कि यादव समाज के व्यक्ति को कैसे बीजेपी मुख्यमंत्री बनाए। डॉक्टर मोहन यादव जी लोग कह रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। ये सब सम्मान यादवों को कब से मिलना शुरू हुआ? एक ज़माने में लोग ललुआ कहते थे, मुलैमा कहते थे। समय बदला, लालू जी हुए, नेताजी हुए। ये सम्मान, यादवों का सम्मान या ओबीसी समाज का सम्मान, ये मंडल आंदोलन की, समाजवादी आंदोलन की और सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है। और ये बीजेपी चाहती है कि आज की तारीख में उत्तर भारत में खासकर सबसे बड़ी कौम ओबीसी में यादवों की है। 14% से ऊपर बिहार में है, लगभग 12% यूपी में है। इतनी बड़ी आबादी, इसको सांप्रदायिक और धार्मिक राजनीति से हटाकर अपने मुद्दे की राजनीति, किसान कामगार की राजनीति, मंडल की राजनीति से जोड़ने वाले नेताओं का नाम है लालू और मुलायम। अब इस बात को बड़ी गहराई से समझिएगा, यही मेरा अर्थ है। ये दोनों एक ज़माने में कट्टर लोग थे और सांप्रदायिकता के सामने चुनौती बन के खड़े थे और आज भी आप देखेंगे कि एक एक कम्युनिटी के रूप में अगर मैं कहूँ, वैसे तो पूरा बहुजन समाज खड़ा है, जो संविधान बदलने वालों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन यादवों पर विशेष ये है, अगर इतनी ही विशेष कृपा है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुकदमे यादवों के ऊपर क्यों हुए? बीजेपी की सरकार में। सबसे ज़्यादा घर गिराए जाने वालों में मुसलमान और यादव ही टारगेट में हैं। जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान और यादव हैं। ये क्यों हो रहा है? एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि एक इतिहास का तथ्य समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी, दोनों एक ही समय में कद्दावर नेता रहे। यादवों में बेहद लोकप्रिय, वैसे ये सबके नेता थे। केवल यादव वोट देते तो कभी लालू जी लालू नहीं बन पाते, कभी मुलायम सिंह जी मुलायम सिंह नहीं बन पाते। वो किसानों, नौजवानों, मजदूरों, वंचित शोषित जमात के नेता थे। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, यादव दोनों थे, मुलायम सिंह जी भी बिहार में लड़ते थे चुनाव, लालू जी भी कई बार यूपी में लड़े, एक भी सीट किसी की नहीं आई। दोनों यादव थे, दोनों जगह यादवों की राजनीति भी बड़ी मजबूत थी। तो जब बिहार के नेता लालू जी थे, मुलायम सिंह जी नहीं हो पाए। यूपी के नेता मुलायम सिंह जी थे, लालू जी नहीं हो पाए। तो मोहन यादव जी को लेकर के आप यूपी बिहार घूमेंगे तो इससे कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए, मुझे लग रहा है ऐसा होने वाला नहीं है। ये नहीं तो बीजेपी बीजेपी तो सब जगह है, बीजेपी तो कहे कि राष्ट्रीय पार्टी है, हम सबको मौका देते हैं। देखिए हमने यादवों को सम्मान दिया। हाँ, हाँ, बहुत दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि लालू जी के ऊपर जितना जुल्म-सितम है, ईडी, सीबीआई की रेड जितनी तेजस्वी जी के यहाँ है, वो कहना पड़ रहा है उनको कि भाई 1 आध 2 कमरा हम यहीं बुक कर देते हैं, यहीं रहिए, बार-बार आने-जाने में दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश में घर धुलवाया अखिलेश यादव जी का। इतना ही सम्मान था तो बीजेपी के मुख्यमंत्री जब उस घर में जा रहे थे तो घर धुलवाए। जिस घर में मायावती जी रही हों, अखिलेश जी रहे हों, वो घर अपवित्र हो गया। तो ये जो सम्मान है, अच्छा दूसरी बात, लेटरल एंट्री से आप जॉइंट सेक्रेटरी बना रहे हैं, आप प्रोफेसर बना रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बना रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप? तो नौकरी और ये सब तो आप दे नहीं रहे। बेसिकली ये भरमा रहे हैं और राजनीति में ये लोग केवल एक चाल चलते हैं बीजेपी वाले कि 340 लोग लेटरल एंट्री से अब तक बने, एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। ये कौन सा पार्टी है? ये कौन कर रहा है? ये सारे अपर कास्ट के लोग हैं। बीजेपी वालों ने किसी को लेटरल एंट्री से जॉइंट सेक्रेटरी बनाया हो तो जरा बता दो। बीजेपी वाले जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वाले अगर सबका न्याय, सबका साथ, विकास दे रहे हैं, तो उसी बिहार में मोहन यादव जब जा रहे हैं, तो मोहन यादव जी से एक बार पूछवा लो कि भाई मोहन यादव जी, जाति जनगणना सही है, गलत है? जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर गलत है, तो गोपीनाथ मुंडे उस समय गलत क्यों थे? आप कहो कि 2010 की बीजेपी गलत थी, जो संसद में जाति जनगणना का समर्थन कर रही थी। तो 2024 की बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं होगी, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा? तो ये मोहन जी को केवल यादव के नाम पर, देखिए, जाति एक चीज है,
भूपेंद्र यादव बहुत दिन से बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। एक समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, जेपी नड्डा के समय। नहीं बन पाए, राज्यसभा के हैं, बड़े नेता हैं। उनके कहने पर कोई यादव बीजेपी को उस तरह नहीं गया। नित्यानंद राय वहां बिहार के बड़े नेता रहे। एक जमाने में कोशिश भी की उन्होंने थोड़ा बहुत बिहार के राजनीति को बदलने के लिए। अब केवल जाति की बात रही ही नहीं, जाति से जमात की तरफ चल गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई संविधान को खत्म क्यों करना चाह रहे हो? सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हो? हमारा शिक्षा, रोजगार, हमारा हक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? हमारी जाति जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हो? मुद्दों पर वोट पड़ेगा और मुद्दों पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पाएगी। तो आप मोहन तो यूपी यादव करने वाले मुद्दा तो आप तो यूपी करने वाले मुद्दा तो अभी 22 जनवरी को है ही, जय श्री राम। आपको कहने में हाँ, दिक्कत होगी। ठीक बात है। तो अब तक ये हो रहा था कि जो इस इवेंट का विरोध कर रहा था, पूरा बीजेपी उस पर हमलावर हो जा रही थी कि अरे भैया ऐसे कैसे? आज 4-4 शंकराचार्य, तमाम जो है साधु संत, धर्म के लोग ही धर्म का काम नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है, ये बात कह रहे हैं। बीजेपी नहीं कुछ जवाब दे पा रही है। और ये सारे विपक्षी दलों ने कह दिया नहीं जाएँगे, कुछ नहीं, बीजेपी अब नहीं कर पा रही क्योंकि मामला थोड़ा फिसल रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही राजनीति हो गई। सब कुछ बीजेपी कर रही है, सब कुछ मीडिया दिखा रहा है कि राम का हो रहा है और हो रहा है किसी और का काम। तो ये बात देश की श्रद्धालु जनता, भावुक जनता और आस्थावान जनता भी समझती है कि भैया राम हमारे दिल में भी हैं, राम मंदिर बन रहा है, थैंक यू, लेकिन ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये हमारा आस्था का है, वो हम कर लेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों पर तो तुमसे जवाब माँगेंगे ना। तो ये बहुत ज़्यादा इसका वो बनेगा नहीं माहौल। जी। आपको लगता है कि अंतिम सवाल है मेरा, बिहार में लालू यादव के वोट को, तेजस्वी यादव के वोट बैंक को, यादव वोट बैंक में बीजेपी सच में सेंधमारी लगा पाएगी जो इतना भव्य कार्यक्रम कर रही है इस चुनावी वर्ष में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने आए, वो तो तो फिर पहली पिछड़ा के बात बेटे उन्होंने हैं, अति हाँ, पिछड़ा के बेटे हैं। हाँ, पर नहीं 14 में कहे थे पिछड़ी माँ के बेटे हैं और 19 वाले चुनाव में कहे अति पिछड़ी माँ के बेटे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं। गुजरात में रहते थे, कभी जाति नहीं याद आई। देश का प्रधानमंत्री बनना हो तो जाति याद आई। देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जाति बताकर वोट माँगा है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं जाति जनगणना नहीं होती और धनखड़ जी से कुछ लोग सवाल पूछ देते हैं, उनकी मिमिक्री कर देते हैं तो जाटों का अपमान हो जाता है। महिला नहीं पहलवानों तो के ठीक है, समय विपक्ष नेता भी तो जातिवाद करते ही हैं। अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, लालू यादव जी हैं, नीतीश कुमार नहीं, जी हैं, जातिवाद मैं तो क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ। बीजेपी तो ये दावा करती थी ना कि जाति तो कोई चीज़ ही नहीं है। केवल आरक्षण किस पे होना चाहिए? आर्थिक आधार पर। आज बीजेपी वाले किसी आदमी को माइक लगा दीजिए, वो बिहार आ रहे हैं ना, वो क्या नाम है मोहन यादव ना? उन मोहन यादव जी। मोहन यादव जी के माइक लगा के एक सवाल आप पूछ लीजिए, लाइव सिटी पर पूछ लीजिए। 2 ही सवाल पूछिएगा मेरे कहने कोशिश करेंगे, हाँ, कोशिश नहीं, नहीं, करेंगे। ज़रूर हालाँकि भागेंगे वो लोग। पहला जाति जनगणना पूछिए कि सर होना चाहिए कि नहीं? और दूसरा सवाल केवल इतना पूछ लीजिए कि मोहन जी एक बात हमको बता दें कि जाति है कि नहीं है? और अगर जाति है, तो ये बताइए कि जाति के नाम पर गैर-बराबरी है कि नहीं? और यह सवाल जैसे ही आप पूछेंगे कि भैया एक बात बता दो, मंडल आंदोलन की सिफारिश सही थी कि गलत थी? ओबीसी को न्याय मंडल आंदोलन से मिला कि कमंडल आंदोलन से मिला? थोड़ा-सा बस थोड़ा-सा खेल करिए ना। आप यह बात बिहार के लोग समझते हैं। बिहार के यादव हों या पूरा ओबीसी तबका, पूरा बहुजन तबका, वो संविधान और मंडल के अहमियत को समझता है। थोड़ा बहुत तो देखिए अपनी-अपनी जात बिरादरी के बहुत सारे नेता हुए, उनको वोट मिले हैं, 19-20 का फ़र्क होता रहा है। लेकिन आज के तबके में, आज का जो जागरूक समाज है, वो कुल्हाड़ी को आगे करके ये समझाया जाने लगा गया कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे दो, क्योंकि देखो कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो तुम्हारे ही बीच की तो है। तो अब जंगल की लकड़ियाँ पहचानती हैं कि तुम अगर जंगल में हमारे साथ हो, तब हम तुम्हें अपना मानेंगे। तुम कुल्हाड़ी की बेंट बन गए ना, तो हम तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। इतना फ़र्क कम देखिए, से कम संविधान से और मंडल आंदोलन से देश भर की जनता को है। इतने से अब दाल-वाल नहीं गलने वाली कि अपनी जाति का नेता आगे कर दोगे तो जाति वहाँ चली जाएगी। जी। लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपने काफ़ी विस्तार से, काफ़ी बेहतरीन जो ये उदाहरण दिया है जंगल का, लकड़ी का और कुल्हाड़ी का। लोग अब क्या समझ रहे हैं, लोगों की मनोस्थिति को बता रहे थे, विस्तार से समझाया है। और मोहन यादव के पटना आने से, बिहार आने से, यादव वोट बैंक कितनी सेंधमारी होगी, बीजेपी जो कोशिश कर रही है, उससे कितना फ़ायदा क्या हो पाएगा? सच में हो पाएगा?
क्या लोग आपके समय में उतने पढ़े लिखे नहीं है, उतने जानकार नहीं है? क्या सब नहीं समझ रहे हैं? और यादव जाति के लोग ही क्या सबसे अनजान है? कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जिन्हें अनजान समझ रहे हैं, कहीं वो ज्यादा समझदार न निकल जाए।